हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th पॉलिटिकल थ्योरी का चैप्टर 2 फ्रीडम। यहाँ देखो नेल्सन मंडेला की फोटो दी है और आंग सांग सुई की तो इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो ह्यूमन हिस्ट्री में अगर देखें ना तो कई सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिसमें लोगों के साथ ना और कम्युनिटीज हैं जो ग्रुप हो गए तो उनके साथ ना बहुत ज्यादा जो है गलत हुआ है। उनको स्लेव बना के रखा, उनको अपने फायदे के लिए यूज किया गया और उनके ऊपर जो है कंट्रोल किया गया पावरफुल ग्रुप के द्वारा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश ने हमारे देश में कॉलोनी बना के रखा था, तो वो हमको एक्सप्लॉइट करते थे हमारे देश के लोगों को। ठीक है। अमेरिका में ना कई सारे जो स्लेव वगैरह बना के ले जाया जाता था अफ्रीकन लोगों को। यूरोपियन कंट्रीज के जो ब्रिटिशर्स थे ना, मतलब यूरोपियन कंट्रीज के जो लोग थे, फ्रांस हो गए, यूके हो गए, तो वो लोग ना सब लोग स्लेव बनाते थे अफ्रीकन लोगों को और फिर काम करवाने ले जाते थे अलग अलग जगह पे। कॉलोनीज बना के रखी थी, जैसे इंडोनेशिया में भी प्लांटेशन का काम होता था, तो वहाँ पर ना इनको स्लेव बना के रखा जाता था। ठीक है। तो कई सारे एक्सप्लॉइटेशन वगैरह देखे हैं। तो इससे ना हमको कई सारे एग्जाम्पल्स भी मिलते हैं हेरोइक स्ट्रगल के, ये डोमिनेशन में जिनने इनके खिलाफ में प्रोटेस्ट किया, तो उनके एग्जाम्पल भी देखने को मिलते हैं। जैसे अभी नेल्सन मंडेला के बारे में हम देखेंगे। तो फ्रीडम क्या होती है, जिसके लिए लोग जो हैं अपनी जान तक देने को तैयार होते हैं। ठीक है। जो फ्रीडम ऐसा क्या होता है, फ्रीडम क्या होती है जिसके लिए लोग जो है इतना सारा त्याग करने को तैयार हो जाते हैं और अपनी जान भी देने को तैयार हो जाते हैं। तो अगर इसका मेन हम इम्पोर्टेंस देखें तो जो स्ट्रगल करते हैं ना फ्रीडम के लिए, तो वो क्या है भाई, डिजायर है लोगों की। वो चाहते हैं, जनता चाहती है, जो पीपल चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी पे खुद से कंट्रोल कर सके। जो उनकी डेस्टिनी है, जो उनका फ्यूचर है, वो उनके कंट्रोल में हो, कोई और आके उनको कंट्रोल ना करे उनकी ज़िंदगी में। उनके पास में अपॉर्च्युनिटी हो कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके फ्रीली। ठीक है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है ना? अपनी चॉइसेस की उनके पास में फ्रीडम होना चाहिए, एक्टिविटीज़ का जो चाहे वो कर सकें। उनको कोई रिस्ट्रिक्ट ना करे कि भई तुम्हें यही काम करना है ना? जैसे पहले स्लेव के साथ हुआ करता था। है ना? तो बहुत ही बुरी कंडीशन होती है। ना सिर्फ इंडिविजुअल, सोसाइटी भी होती है ना, वो भी वैल्यू करते हैं इंडिपेंडेंस को एंड विश करते हैं कि वो अपने कल्चर और फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकें। मतलब कि सोसाइटी भी चाहती है कि वो फ्रीली जो ग्रोथ करे। सोसाइटी तो सारे ग्रुप हो गए ना, मतलब इंडिविजुअल सारे के सारे इकट्ठे हो गए। ठीक है। उनके साथ में गलत हो रहा है तो उनके कल्चर एक्सप्लॉइट हो रहा है। ठीक है। जैसे कि अगर ट्राइबल थे, ट्राइबल पीपल, तो वो चाहते थे भाई उनका फ्रीडम रहे, है ना? तो ब्रिटिशर क्या कर रहे थे, इनको कंट्रोल कर रहे थे। इनको ना वो एग्रीकल्चर करवा रहे थे, इनसे जो है ढोना सामान वगैरह वो सारा काम करवा रहे थे। इनका अलग कल्चर होता है, इनकी अलग तरीके से ये लोग ज़िंदगी जीते हैं अपनी। तो वही होता है, सोसाइटी भी होती है ना, वो भी चाहते हैं फ्रीडम, अपनी इंडिपेंडेंस। तो ना कई सारे डाइवर्स इंटरेस्ट होते हैं, अलग-अलग इंटरेस्ट होते हैं, लोगों के एम्बिशंस होते हैं, जो सोशल सोसाइटी में जो रहते हैं, तो उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होते हैं उनके। तो रूल्स के साथ-साथ ना कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं, जो आपके ऊपर ना प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ताकि जो है आप अपनी फ्रीडम को एन्जॉय कर सको। फ्रीडम के ऊपर ही आपके इम्पोज़ किए जाते हैं, कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कुछ कॉन्स्ट्रेंट होते हैं। ठीक है? रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, ये माना जाता है, फिर ये एक्सेप्ट किया जाता है कि ये जो कॉन्स्ट्रेंट है ना, ये हमको फ्री करेंगे किससे? इनसिक्योरिटी से। और हम ऐसी कंडीशन, मतलब ऐसे इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में जी मतलब रह पाएँगे अच्छे से। मतलब कि आपके ऊपर स्टेट जो है कुछ लिमिटेशन लगाते हैं, है ना? फंडामेंटल राइट तो दिए गए हैं आपको संविधान में, पर फंडामेंटल राइट का ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कर सको। बोलने का अधिकार है, तो बोलने का अधिकार ऐसा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ का उल्टा-सीधा बोल कर के दंगे फैला दो सोसाइटी में। तो वही बात है, ठीक है? तो फ्रीडम के साथ-साथ कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी आते हैं आपके ऊपर, कुछ लिमिटेशंस भी लगाई जाती हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में इसमें डिस्कशन होता है फ्रीडम से रिगार्डिंग, जो भी होता है ना, उसमें फोकस करते हैं हम, जो भी प्रिंसिपल इवॉल्व हुए, मतलब प्रिंसिपल्स निकल के आए हैं, जिसमें ना तो हम अलग-अलग कर सकते हैं कि जो भी नेसेसरी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और अदर रिस्ट्रिक्शन है, मतलब आपकी फ्रीडम के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं ना, तो उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर। तो और भी डिबेट होती है जिसके लिए पॉसिबल लिमिटेशंस लगाई जाती हैं, जो फ्रीडम के ऊपर ना, उसके ऊपर डिबेट भी होती है कि किस हद तक आपको लिमिटेशन लगानी है फ्रीडम जो है इंडिविजुअल की, उसके ऊपर। ठीक है। जो कि ना किससे निकल के आता है, सोशल एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सोसाइटी। जैसी सोसाइटी होगी उस हिसाब से आपको फ्रीडम मिलता है। ओके। और वैसे ही जो कॉन्स्टेंट्स लगाए जाते हैं, ठीक है, हमारे देश में फंडामेंटल राइट्स कुछ डिफरेंट है और यहाँ पर कुछ मतलब कि
मैक्सिमम तो सेम ही रहते, राइट टू लाइफ की बात तो हर देश करता है, ठीक है? पर अलग-अलग देश में ना कुछ अलग-अलग जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं क्योंकि सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही डिफरेंट होता है ना? हमारे यहाँ देखो कितनी डाइवर्स सोसाइटी है, इतने सारे रिलीजन है ना? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिबेट्स के बारे में, ठीक है? अगर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप जान पाओगे क्या? आप समझ पाओगे फ्रीडम का इम्पोर्टेंस क्या होता है इंडिविजुअल के लिए एंड सोसाइटी के लिए। सोसाइटी के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है और इंडिविजुअल के लिए भी इम्पोर्टेंट होती है फ्रीडम। आज़ादी, है ना? डिफरेंस देखेंगे नेगेटिव एंड पॉजिटिव डायमेंशन ऑफ फ्रीडम। तो फ्रीडम के कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं और नेगेटिव डायमेंशन, वो सारी चीज़ें देखेंगे। और हार्म प्रिंसिपल देखेंगे हम, ठीक है? क्या होता है ये? ये जो है जेएस मिल ने दिया था। जेएस मिल एक थिंकर थे, पॉलिटिकल थिंकर, वेस्ट से बिलॉन्ग करते थे ये। तो उन्होंने दिया था एक जो हार्म प्रिंसिपल, ठीक है? उस टाइम पर जब इन्होंने बात की थी। आइडियल ऑफ फ्रीडम। आइडल ऑफ फ्रीडम मतलब कि कुछ परफेक्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम फ्रीडम के, है ना? मतलब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिस तरीके से नेल्सन मंडेला का अब देखेंगे हम। तो इन क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम थोड़ा रुकते हैं और फिर उसके बाद में हम देखते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ ग्रेट पर्सन 20th सेंचुरी से जो नेल्सन मंडेला, ठीक है? ऑटोबायोग्राफी इन्होंने स्वयं लिखी है, ओके? बायोग्राफी कोई और लिखता है, पर ये ऑटोबायोग्राफी है। तो इसका नाम क्या है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है? नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी है। तो इस बुक में ना वो बताते हैं अपने पर्सनल स्ट्रगल के बारे में, जो अपार्थाइड रिजीम थी साउथ अफ्रीका में, उसके अगेंस्ट जो उन्होंने स्ट्रगल किया था ना, प्रोटेस्ट किए और जो कंसिस्टेंटली वो जो है अपनी फ्रीडम के लिए फाइट करते रहे देश के लिए, है ना? तो रेजिस्टेंस जो पीपल जो है जो सेग्रीगेशनिस्ट जो पॉलिसी थी वाइट रिजीम की, ह्यूमिलिएशन जो था, हार्डशिप जो उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी, पुलिस ब्रूटैलिटीज़ जो सफ़र की ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में भी ना जो ब्रिटिशर्स ने कब्ज़ा किया हुआ था, ठीक है? ब्रिटिशर्स जो थे वो ना व्हाइट थे, गोरे थे वो लोग, ठीक है? तो वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। हमारे देश में भी तो यही मेंटालिटी छोड़ के गए हैं, है ना? तो जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, तो ब्लैक और व्हाइट के नाम पर उन्होंने सब कुछ डिवाइड करके रखा था साउथ अफ्रीका में, ठीक है? तो ब्लैक पीपल थे उनके साथ में बहुत गलत होता था, बहुत अत्याचार होता था उनके साथ में। अलग-अलग जैसे कि पार्क भी अलग बनाए हुए हैं, स्विमिंग स्विमिंग पूल अलग बनाए हुए हैं, ठीक है? और जो व्हाइट रूल कम नंबर में थे, पर वो लोग सारे के सारे रूलर्स थे, वो लोग रूल किया करते थे। इसी को अपार्थाइड रिजीम कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा भेदभाव हुआ करता था। बहुत ज़्यादा अलगाव ऐसी पॉलिसीज़ थी, व्हाइट और ब्लैक के बीच में बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। व्हाइट अपने आप को जो सुपीरियर समझते थे और ब्लैक्स के साथ में अत्याचार होता था, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता था, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। पुलिस जो है उनके साथ में बहुत अत्याचार करती थी। पहले के टाइम पर जो ब्रिटिशर्स की पुलिस थी ना, वो तो भई क्या ही बोलें, वो तो सबको हालत खराब करती थी सारे लोगों का। ठीक है? तो वही बोला जाता है हमारे देश में कि कॉलोनियल माइंडसेट हटाओ, ठीक है? पुलिस वेलफेयर के लिए है, जनता के लिए है। उनकी जो है उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है, ना कि उनको डराने-धमकाने के लिए, है ना? पर उल्टा देखा जाता है हमारी सोसाइटी में। तो ब्लैक पीपल भी बहुत सारा सफ़र करते थे साउथ अफ्रीका में। जो गांधी जी भी गए थे ना, सत्याग्रह किया था उन्होंने साउथ अफ्रीका में भी। तो ना इन लोगों को फ्री मूवमेंट भी नहीं था, ये लोग कहीं जा भी नहीं सकते थे, ठीक है? तो हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्शन था इनके ऊपर। इनको जो है फ्री चॉइस भी नहीं थी, वो किससे शादी करें ये भी कंट्रोल किया जाता था, है ना? कलेक्टिवली ना तो कई सारी लिमिटेशंस लगाई हुई थी जो अपार्थाइड रिजीम थी, जो उस टाइम पर शासन था ना, जो व्हाइट लोगों का उन्होंने जो है अपार्थाइड सिस्टम चलाते थे वो लोग, तो ना कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे ब्लैक के ऊपर। तो जो कि ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे जो डिस्क्रिमिनेट करते थे सिटीजन के जो है ऑन द बेसिस ऑफ रेस। हमारे देश में तो कास्ट सिस्टम और जेंडर इनइक्वालिटी चलती थी। इनके देश में जो है रेस के बेसिस पे डिफरेंस होता था, काले गोरे इन सब के बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन होता था, ठीक है? मंडेला जो थे और उनके साथ वाले जो उनके कलीग्स थे, उन्होंने इसके अगेंस्ट जो है स्ट्रगल किया। जो ये जस्टिफाइड नहीं थे, ये जो कॉन्स्टेंट थी, जो इनके ऊपर इतने सारे प्रतिबंध लगाए हुए थे, ये बहुत ही गलत थे। स्ट्रगल किया ताकि रिमूव कर सके जो भी बाधाएँ हैं, जो बाधाएँ थी, जनता की फ्रीडम जो थी उसको ला सके वो साउथ अफ्रीका में, है ना? नॉट जस्ट ब्लैक, ब्लैक के लिए नहीं सिर्फ व्हाइट लोगों के लिए भी, ठीक है? मतलब दोनों साथ में रहें। साउथ अफ्रीका के जो नेल्सन मंडेला थे ना, इतना उनका विचार इतने अच्छे थे, ठीक है? मतलब कि हो सकता था कि भई पहले व्हाइट ने रूल किया ब्लैक के ऊपर, अब ब्लैक करने लगे व्हाइट के ऊपर।
पर नेल्सन मंडेला ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो फ्रीडम बुलाएंगे तो दोनों लोगों के लिए लाएंगे, ठीक है, तभी सब लोग अच्छे से रह पाएंगे। तो इनकी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है, इनकी जो है ऑटोबायोग्राफी, इन्होंने कई साल जो है, देखो 27 ईयर्स इनको जेल में रहना पड़ा, ठीक है, 27 ईयर, 27 साल ये जेल में रहकर के आए थे मंडेला, ठीक है। तो इनको ना सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता, मतलब कि इनको ना एकदम अलग रखा जाता था सारे कैदियों से, ठीक है, अलग से जेल में रखा जाता था इनको। तो अगर इमेजिन करो, अगर आपको जो है अपना पूरी, मतलब कि पूरा यूथ जो है, आपकी पूरी जवानी निकल जाए आइडियल के लिए, मतलब फ्रीडम के लिए, इन्होंने क्या किया, अपनी पूरी जवानी, अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी। तो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया अपने दोस्तों के साथ, मतलब अगर आपको दोस्तों से अलग कर दिया जाए, जो गेम वगैरह आप फेवरेट खेलते थे, मंडेला को जो बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, उन्होंने वो भी छोड़ दी, ठीक है? उनको जो है अपने जो फ़ेवरेट क्लॉथ जो वो पहनना चाहते थे, वो भी छोड़ दिए, क्योंकि उनको जेल में रहना पड़ेगा एक आइडियल के लिए। किस आइडियल के लिए? फ्रीडम के लिए, ठीक है? जो उनका फ़ेवरेट म्यूज़िक था, वो एन्जॉय कर सकते थे फेस्टिवल अपने दोस्तों के साथ, अपनी लाइफ़ के जो भी थे, है ना? तो इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इन्होंने ये सब छोड़ने, इमेजिन करो कि इन्होंने सारी चीज़ें जो हैं छोड़ दी, त्याग दी और चूज़ किया कि जेल में रहना, ठीक है? एक रूम में अलग से अकेले रहना, ठीक है? जानते ही नहीं है कि कब इनको आज़ादी मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ठीक है? पता चला कि ब्रिटिशर्स जो हैं आज़ादी नहीं दिए, ज़िंदगी भर पूरी जेल में निकाल दी, है ना? तो ओनली इन्होंने एक कैंपेन के लिए फ्रीडम चाहते थे, ये सभी लोगों के लिए, अपने भी अपने लोगों के लिए फ्रीडम चाहते थे। इसीलिए इन्होंने सारी चीज़ें त्याग दी अपनी लाइफ में। तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है? ये कह रहा है कि भाई जो ग्रेट मेन और वुमेन होते हैं, ठीक है? वही बस जो है, मतलब कि जो ग्रेट प्रिंसिपल जैसे कि फ्रीडम हो गया, उसके लिए फाइट करते हैं। हाँ, ये जो प्रिंसिपल है फ्रीडम, आपके लिए क्या, आपके लिए फ्रीडम का मतलब क्या है? ठीक है? आप किस चीज़ से फ्रीडम चाहते हो? आप एक आज़ाद देश में रहते हो, आप किस चीज़ से फ्रीडम चाहते हो, है ना? तो ये कह रहा है भाई ग्रेट मेन और वुमेन जो है, सारे हमारे देश में तो ट्राइबल लोग हो गए, वुमेन हो गए, हर कोई जो है फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा था। अब ये बात अलग है कि कुछ लोग बस हाइलाइट हुए। 1857 में कितने सारे लोगों की जान गई थी, फर्स्ट रिवॉल्ट जो हुआ था, जो 1857 की हुई थी ना वॉर, तो उसमें तो भाई बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जान दी, पर ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं पता रहता है ना? फॉर फ्रीडम मंडेला ने जो है इतना ज़्यादा जो पे किया, इतना कुछ सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ में, ठीक है? अब दूसरा केस देखते हैं, हमने मंडेला की बात की, नेल्सन मंडेला के बारे में। नेल्सन मंडेला डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, आपको पता है? 18 जुलाई को, ठीक है? इनका बर्थडे था, इसीलिए उस दिन जो है सेलिब्रेट किया जाता है। नेल्सन मंडेला भी गांधी जी को जानते थे, ठीक है? तो उन्होंने भी गांधी जी की तरह सत्याग्रह को इम्पोर्टेंस दी, नॉन वायलेंस को। एक और केस देखते हैं जिसमें गांधी जी के थॉट जो है नॉन वायलेंस के बहुत ही ज़्यादा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहे आंग सांग स्वी की के लिए, ठीक है? तो गांधी जी का जो थॉट है ना नॉन वायलेंस का, कि अहिंसा लेकर के चलना, ठीक है? तो ये जो चीज़ है आंग सान स्वी की जो म्यांमार की है ना, इनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहा, इंस्पिरेशन रहा। तो म्यांमार में ना मिलिट्री कूप होता है, बार-बार जो है मिलिट्री सब कुछ कब्ज़े में कर लेती है ना? तो वहाँ पर जो है आंग सान स्वी की चाहती थी कि वहाँ पर डेमोक्रेसी आए, इनकी डेमोक्रेटिक पार्टी भी थी, है ना? पर जो है म्यांमार में फिर से मिलिट्री ने कब्ज़ा कर लिया और फिर से वहाँ पर जो है कंट्रोल हो गया है मिलिट्री का, और इनको हाउस अरेस्ट किया था, अब तो जेल में डाल दिया। इनको अलग कर दिया इनके बच्चों से, ठीक है? ये जो है अपने हस्बैंड को भी नहीं देख पाई, जब वो उनकी डेथ हो गई थी कैंसर की वज़ह से वो, जब उनकी इतना स्ट्रगल कर रहे थे तब भी नहीं देख पाई। ये डरती थी कि अगर ये म्यांमार छोड़ के बाहर गईं, ठीक है, इंग्लैंड में थे उनकी फैमिली, वहाँ पर गईं तो म्यांमार जो है फिर क्या ही होगा म्यांमार का, है ना? फिर वो दोबारा वापस नहीं आ पाएँगी देश में। आंग सान स्वी की जो है अपनी फ्रीडम को वो कनेक्ट करके देखती थी किसकी फ्रीडम के साथ में, फ्रीडम फॉर हर पीपल, जो अपने, जो मतलब कि अपने लोगों के लिए, अपने देश के बारे में ही सोचती थी, अपने देश के लोगों के बारे। इनकी जो बुक है, ऐसे लिखा हुआ है उसमें इन्होंने कई सारे, तो टाइटल क्या है, फ्रीडम फ्रॉम फियर।
मतलब कि डर से आज़ादी चाहिए इनको, किस चीज़ से? डर से, है ना? तो ये कहती है कि इनके लिए जो रियल फ्रीडम क्या है? फ्रीडम फ्रॉम फ़ियर, डर से इनको आज़ादी चाहिए। अगर आप जो है डर के मतलब डर-डर के जी रहे हैं तो फिर क्या ही है? ह्यूमन लाइफ़ जो है डिग्निफाइड आप अच्छे से अपनी डिग्निटी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है? अगर आप जो है डर-डर के जी रहे हैं तो। तो ये बहुत ही डीप थॉट था इनका जिससे ना तो आपको एक पॉज़ लेके समझना पड़ेगा इसको, ठीक है? इनकी बहुत गहराई थी इनके विचारों में। हमको ना इनके वर्ड्स जो हैं वो सजेस्ट करते हैं तो ये क्या कह रही है हमें जो नहीं करना चाहिए क्या कि जो हम डर जाते हैं ये क्या कहते हैं कि हम डर जाते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे दूसरों के ओपिनियन ज्यादा मैटर करते ना अपनी जिंदगी में है ना तो दूसरे क्या सोचेंगे कोई हमारा जो अथॉरिटी है वो क्या सोचेगा है ना और जो रिएक्शन क्या रहेगा दूसरे मेंबर्स जो है कम्युनिटी के उनके अगर हम कुछ करना चाहते हैं कुछ अच्छा है ना और उसके खिलाफ अगर हमारे दूसरे जो दोस्त वगैरह हैं वो मजाक उड़ाते हैं हमारे अगर हम कुछ बोलना चाहते हैं तो, है ना? तो यही है फ़ियर, फ़ियर माइंड में रहता है। अगर एक लड़की है, अगर वो बिज़नेस सेटअप करना चाहती है, कुछ स्टार्टअप कोई उसके आइडिया है ना? या फिर कुछ बनना चाहती है, कोई पढ़ना चाहते हैं, ठीक है? हो सकता है कि जिस सोसाइटी में वो जो है आईएएस कलेक्टर कुछ बनना चाहते हो, है ना? तो दूसरे लोग उनका मज़ाक उड़ाएँगे, भई क्या ही बनेगी, है ना? उल्टा-सीधा बोलेंगे। तो वही है कि आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो हमारे मन में ना कई सारे डर बैठे होते हैं हर चीज़ में सोचने की दूसरे क्या सोचेंगे पहले वो सोचते हैं, है ना? अगर अच्छा काम कर रहे हो तो भई इतना फिर डरने की ज़रूरत नहीं है। आंग सान सू की जो है वो कहती है कि एक डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ़ के लिए ज़रूरी है कि हम अपने फ़ियर से ओवरकम कर पाएँ, है ना? अपने डर से जीत पाएँ पहली चीज़ तो ये होती है ना? तो दोनों बुक जो नेल्सन मंडेला की और आंग सान सू की हमने पढ़ी ठीक है? तो इसमें पावर देखने को मिलता है आइडियल ऑफ फ्रीडम की, जो कि हमारे नेशनल स्ट्रगल में भी सेंटर थी, है ना? स्ट्रगल फॉर द पीपल ऑफ एशिया, ठीक है? एंड अफ्रीका अगेंस्ट ब्रिटिश। तो ब्रिटिश ने ना ऐसा भी कहा जाता था कि ब्रिटिशर्स जो है ना, उनका ऐसा उन्होंने अपना साम्राज्य क्रिएट करके रखा हुआ था, पूरे वर्ल्ड में अलग-अलग जगह पे रूल था कि इनका सूरज कभी अस्त ही नहीं होता था, है ना? कहीं न कहीं तो डे रहता ही था। इस तरीके से इन्होंने कंट्रोल करके रखा था, दिमाग से खेला था इन्होंने, है ना? तो स्ट्रगल था जो जनता का एशिया के लोगों ने भी इंडोनेशिया में भी कंट्रोल था उनका, अलग-अलग आइलैंड्स में कंट्रोल था, अफ्रीका में भी कंट्रोल था, हर किसी ने अपनी आज़ादी के लिए फाइट की, है ना? पर ये था कि कई लोगों जिन्होंने आज़ादी के लिए स्ट्रगल किया, वहाँ पर मिलिट्री रूल आ गया, जैसे कि म्यांमार में मिलिट्री रूल आ गया, अफ्रीका की भी कई सारी कंट्रीज़ जो है वहाँ पर मिलिट्री रूल आ गया। पर हमारा देश इतना अच्छा है कि कभी मिलिट्री रूल नहीं आया। मिलिट्री को एक अलग से रिस्पेक्ट से देखा जाता है। ठीक है, फ्रेंच ने भी कंट्रोल किया अरे हम सिर्फ ब्रिटिश की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रेंच, पोर्चुगीज़ तो इन सब ने ना कॉलोनियलिज़्म बना के कॉलोनी बनाना ठीक है, क्या किया हुआ था उन्होंने एक देश को अपनी कॉलोनी बनाया और उसको अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं। उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो पॉलिटी है, उनका कल्चर हर चीज़ जो है, जो जैसे कि ब्रिटिश ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया हुआ था, है ना? तो इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया का हर चीज़ जो है ब्रिटिश को सपोर्ट करेगा ग्रोथ होने में, है ना? तो सारा का सारा फ़ायदा ब्रिटेन का होगा। तो इस तरीके से कॉलोनी बनाया जाता है, तो इसी को कॉलोनियलिज़्म कहते हैं। फ्रीडम का मतलब क्या है? सिंपल आंसर है कि जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्रीडम का एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट मतलब कि कंस्ट्रेंट्स मतलब कि रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए भाई, ठीक है? जो प्रतिबंध होते हैं वो नहीं होने चाहिए। फ्रीडम को कहा जाता है कि एग्जिस्ट करती है एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट्स ऑन द इंडिविजुअल आर एब्सेंट मतलब कि बाहर से कोई आपके ऊपर जो है रोक-टोक, प्रतिबंध न लगाए जाएँ, तब वो कहलाएगा फ्रीडम, है ना? अगर डेफिनेशन का देखें एक इंडिविजुअल जो है वो कंसीडर किया जाएगा फ्री जब वो किसी मतलब उसके ऊपर जो है कोई एक्सटर्नल कोई बाहरी कंट्रोल नहीं होगा, उसको जो है कोई फ़ोर्स नहीं करेगा कोई चीज़ करने के लिए और वो इंडिपेंडेंट होगा, अपना डिसीज़न ले सके, अपने जो भी उनको लाइफ़ में करना है ना? और अपनी तरीके से वो अपनी ज़िंदगी जी सके, तो वो कहलाएगा ठीक है, ऑटोनॉमस वे में अपनी लाइफ़ को एन्जॉय कर सके वो, है ना? तो बाहर से आपके ऊपर कोई रोक-टोक नहीं है, उसको फ्रीडम कहा जाता है। ये देखो डेफ़िनेशन दी हुई है आपके क्वेश्चन आंसर में फ्रीडम का पूछा है ना, तो उसमें फ्रीडम में आप ये लिख सकते हो, है ना? और नेल्सन मंडेला की बुक और जो आंग सान सू की का जो टाइटल है ना, वो दोनों भी आंसर में मेंशन करना अच्छा लगेगा, है ना? तो एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट की बात करते हैं, तो एक ही डायमेंशन है फ्रीडम का और डायमेंशन भी होते हैं, ठीक है? मतलब कि प्रतिबंध तो नहीं है बाहर से, अब दूसरे डायमेंशन भी होते हैं। फ्रीडम जो होती है
ये भी होती है कि अपनी एबिलिटी को बढ़ा सकें कि वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकें अपने आप को, है ना? अपनी पोटेंशियल को और अच्छे से डेवलप कर पाएँ, है ना? जो बन सकते हैं, जो काबिल हो सकते हैं, तो वो भी बन सकें, है ना? तो मतलब कि फ्रीडम मिलेगा तभी तो आप अच्छे से मतलब आपको फ्रीडम है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर सको, आप कोई स्किल सीखना चाहते हो वो सीख सको, तो आप अच्छे से जो है अपनी पोटेंशियल को जो है डेवलप कर सकते हो। फ्रीडम इस सेंस में देखें तो ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पीपल जो है अपनी क्रिएटिविटी, अपनी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर सकें। अमर्त्य सेन कहते थे कि भई जो कैपेसिटी बिल्डिंग करो, है ना? स्टेट को बोलते थे कैपेसिटी बिल्डिंग करो। मतलब कि स्टेट ऐसी कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करे, है ना? आपको बस फ्रीडम है कि आप पढ़ लिख सको, आप अच्छे से जी सको, ये काफ़ी नहीं होता है ना? कई लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते, कुछ डिफरेंट जो सॉरी कुछ डिसेबल होते हैं, है ना? डिफरेंटली एबल्ड होते हैं। तो उनको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत होती है, तभी वो अपनी फ्रीडम को एन्जॉय कर पाएँगे ना। आपको फ्रीडम है कि आप जो है दूसरे देश में जाकर के घूम के आ जाओ, पर आप जो है मतलब कि एक इंसान को फ्रीडम है कि वो दूसरे देश में जाकर के घूम आए, पर उसके पास में ना पैसे हैं, ना कुछ है, ठीक है? ना एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। वो अपनी लाइफ़ को उसके पास में जॉब भी नहीं है, तो ऐसी नहीं होती फ्रीडम, है ना? फ्रीडम के साथ-साथ जो है अपनी कंडीशन, आप जो कैपेबिलिटीज़ है, वो उसको इम्प्रूव कर पाओ। ये तभी कर पाओगे जब आपको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, आपको जो है स्किल मिलेगी, तभी आप अच्छे से अपनी लाइफ को एन्जॉय कर पाओगे, है ना? तो ये जो दोनों एस्पेक्ट्स हैं फ्रीडम के कि एक तो बाहर से आपके ऊपर जो है कोई भी एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, साथ-साथ जो है एक्जिस्टेंस ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जिसमें जो आप अपने टैलेंट को डेवलप कर पाओ, है ना? ऐसी कंडीशंस, ये कंडीशन कौन बनाएगा? स्टेट बनाता है, ठीक है? मतलब कि गवर्नमेंट बनाती है। तो ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है ना? कि 2 एस्पेक्ट्स है फ्रीडम के अभी देखने को मिले हमें जो कि एक्सटर्नल कंस्ट्रेंट नहीं होने चाहिए और एक्जिस्टेंस ऑफ कंडीशंस जिसमें आप अपनी डेवलप कर सको अपने टैलेंट को जो कि इम्पोर्टेंट है। एक फ्री सोसाइटी में जो वो होगी, फ्री सोसाइटी कैसी होगी जहाँ पर एक इंसान जो है अपने सारे मेंबर्स जो हैं वो डेवलप कर सके अपना पोटेंशियल, है ना? विथ मिनिमम सोशल कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अपनी पोटेंशियल अपनी जो मतलब क्षमता है उसके अकॉर्डिंगली जो है अपने टैलेंट वगैरह जो भी डेवलप करना चाहे चाहे डेवलप कर सके, है ना? अगर देखो अपनी सोसाइटी पैट्रियार्कल सोसाइटी में कई सारे जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं लड़कियों के ऊपर, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना? ज़माने भर की पहले तो भई जो आर्मी में भी अलाउड नहीं था, फिर आर्मी में अलाउड तो हो गया, ठीक है? फिर जो कॉम्बैट फील्ड में अलाउड नहीं था, अब जो है मतलब कि जो लड़ाई में भी जो है वो सब में जा सकते हैं, है ना? प्लेन उड़ाने में अलाउड नहीं था कि जो फाइटर जेट जो होते हैं ना वो सब नहीं उड़ा सकते, लड़कियों को वो भी अलाउ किया। अरे सबकी कैपेबिलिटी है, जो करना चाहे वो कर सकते हैं, है ना? तो धीरे-धीरे हमारे देश में भी सब कुछ अलाउ किया जा रहा है ना? तो वही बात है, इससे आप समझ सकते हो, है ना? तो कोई भी इंडिविजुअल जो है अगर वो सोसाइटी में रह रहा है तो वो ऐसा नहीं सोच सकते कि उनके ऊपर जो है बिल्कुल एब्सेंस हो जाए क्या? कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना लगे उनके ऊपर, कोई भी प्रतिबंध ना लगे, है ना? तो ज़रूरी होता है कि कुछ ना कुछ सोशल कंस्ट्रेंट रहें जो कि जस्टिफाइड हो और कुछ नहीं भी होते हैं जस्टिफाई, है ना? कुछ एक्सेप्टेबल होते हैं और कुछ रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव किया जाता है। तो आपको समझना होगा कौन से सोशल कंस्ट्रेंट ज़रूरी होते हैं, है ना? तो डिस्कशन जो होगा फ्रीडम का उसमें एक बार देखना पड़ेगा हमको कोर रिलेशनशिप जो है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी के बीच में रिलेशनशिप जो होता है, सोसाइटी क्या हो गई जिसमें ग्रुप आ जाते हैं, कम्युनिटी आ जाती है और स्टेट आ जाते हैं, है ना? तो सोसाइटी में ही तो रहते हैं इंडिविजुअल, है ना? तो देखना पड़ेगा कि भई कौन से रिस्ट्रिक्शन जो हैं, वो जस्ट होते हैं और कौन से रिस्ट्रिक्शन लगाने चाहिए, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। हमें एग्ज़ामाइन करने की ज़रूरत है क्या? जो रिलेशनशिप है इंडिविजुअल का एंड सोसाइटी का रिलेशनशिप देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल से तो ये सोसाइटी बनती है, सभी लोग जब साथ में आएँगे तभी सोसाइटी बन पाएगी। हमें देखना होगा फीचर्स क्या होते हैं सोसाइटी के जो अलाउ करते हैं इंडिविजुअल को फ्रीडम ऑफ चॉइस, ठीक है? फ्रीडम टू चूज़ सॉरी। ठीक है, डिसाइड कर सके किस तरीके से उनको एक्ट करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि सोसाइटी ही बहुत सारी चीज़ें में रोक-टोक लगा देती है। सोसाइटी पैट्रियार्कल है तो वो वुमेन के लिए खराब होगी, है ना? अगर सोसाइटी प्रोग्रेसिव है, सभी लोगों को साथ में लेकर के चल रहे हैं तो भई बहुत अच्छा है फिर तो, है ना? सभी लोग अच्छे से फिर अपनी लाइफ़ के अकॉर्डिंगली मतलब लाइफ़ को एन्जॉय कर पाएँगे। कई सारी सोसाइटी जैसे कि हरियाणा साइड हो गया, राजस्थान साइड, तो वहाँ पर वुमेन की कंडीशन खराब होती है ना?
तो हो सकता है कई सारी सोसाइटी की चीज़ें अच्छी ना हो तो पर स्टेट जो होता है वहाँ पर रोल प्ले करते हैं फिर वो, है ना? तो हमें ज़रूरी है कि हम डिटरमाइन करें क्या जो फीचर्स हैं कुछ डिज़ायरेबल होते हैं फीचर, कुछ अच्छे होते हैं कुछ फीचर और कुछ नहीं होते हैं, है ना? जिनको रिमूव करने की ज़रूरत होती है। और हमें देखने की भी ज़रूरत है क्या कि जो प्रिंसिपल हैं उनको यूज़ कर सकें हम डिफरेंशिएट करने में जो नेसेसरी फ्रॉम अननेसेसरी कंस्ट्रेंट मतलब कुछ जो है नेसेसरी जो कंस्ट्रेंट लगाने जो कुछ ज़रूरी प्रतिबंध है वो तो लगाने ही पड़ेंगे, है ना? और कुछ नहीं लगाने चाहिए, तो वो भी हटाने पड़ते हैं। तो जो इंडिविजुअल का रिलेशनशिप है ना सोसाइटी के साथ में, ग्रुप के साथ में, नेशन के साथ में, तो उसके ऊपर ये अप्लाई होता है। ओके, आपको समझ में आ जाएगा जैसे कि आर्टिकल 19 के फर्स्ट में आपको फ्रीडम दी हुई है स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, है ना? बी में क्या दिया हुआ है? पीसफुली असेंबल होना विदाउट आर्म्स, ठीक है? आप जो है प्रोटेस्ट कर सकते हैं बिना हथियारों के, है ना? बिना कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हो। ओके, ये अलाउड है पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि आपको जो है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, आपको जो प्रोटेस्ट करने का अधिकार दिया तो भई आप कैसे भी प्रोटेस्ट करोगे, है ना? जैसे नहीं कई लोग जो है पब्लिक जो बस वगैरह होती है, जो पब्लिक जो अथॉरिटीज़ के ऑफिस होते हैं वहाँ पर जो आग वगैरह लगा देते हैं, तो ये गलत होता है ना? तो आर्टिकल 19 के 2 में दिया हुआ है रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है? कि आपको जो है स्टेट को हार्म नहीं पहुँचाना है, जो स्टेट के रिलेशन है किसी और के साथ में, पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है? जो देश की सोवरेनिटी है, संप्रभुता है, तो उसको चोट नहीं पहुँचानी है ना? तो किसी और को आप चोट ना पहुँचाओ, अपने देश को ना पहुँचाओ, है ना? तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट होती है, तो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं। वही चीज़ ना फ्रीडम में कंस्ट्रेंट के बारे में बात की गई है। अब यहाँ पर देखो स्वराज का आइडिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो फ्रीडम जो है पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटिकल थॉट अलग होते हैं, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी होते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जैसे कि प्लेटो, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल, ठीक है? इन सब के बारे में पढ़ाया जाता है। जेएस मिल हो गए, ठीक है? कार्ल मार्क्स हो गए, ग्राम्शी हो गए, तो कई सारे जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं ना, उनके बारे में बात की जाती है। इंडियन पॉलिटिकल थॉट में इंडियन थिंकर्स की बात की जाती है, जैसे कि बी आर अम्बेडकर हो गए, एम एन रॉय हो गए, ठीक है? गांधी जी हो गए, है ना? औरबिंदो घोष हो गए, ठीक है? ऐसे इंडियन थिंकर्स होते हैं, इनके बारे में बात की जाती है, ठीक है? तो फ्रीडम जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट में इसमें स्वराज की बात की गई है। स्वराज का मतलब क्या है? स्वराज का मतलब होता है स्व, सेल्फ एंड राज का मतलब होता है रूल, ठीक है? सेल्फ रूल स्वराज का मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंडरस्टूड आप इसको समझो इसकी मीनिंग को कि रूल ऑफ द सेल्फ ओ ठीक है मतलब अपने ऊपर रूल करना खुद से अपनी जिंदगी पे आप खुद रूल करो है ना तो स्वराज जो है अगर फ्रीडम स्ट्रगल के कंटेक्स्ट में देखें तो पहली चीज तो ये होती है ये महात्मा गांधी भी कहते थे कि आपको स्वराज अगर अपनी लाइफ को डिसिप्लिन वे में रहना ठीक है अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड करना है ना अपने ऊपर खुद का रूल होना तो ये होता है और इंडियन स्ट्रगल की बात करें जो फ्रीडम स्ट्रगल हमारे देश में चला था ना तो इसका मतलब था कि जो फ्रीडम फ्रीडम ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डिमांड ठीक है और इसके साथ साथ सोशल एंड कलेक्टिव कलेक्टिव लेवल पे तो फ्रीडम जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वे के थ्रू एंड पॉलिटिकल डिमांड की थी सभी ने कि हम जो है भाई अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बनाएंगे अपनी जो है अपने देश में खुद से रूल करेंगे तो सोशल एंड कलेक्टिव लेवल पे भी सोसाइटी पे भी है ना तो मतलब देश की आजादी की बात की थी तो स्वराज जो है एक इम्पोर्टेंट जो बोला जाता था फ्रीडम मूवमेंट में इसका बोला जाता था सेल्फ रूल की बात की जाती थी तो जो बाल गंगाधर तिलक थे ना उनकी फेमस स्टेटमेंट थी स्वराज इनका बर्थ राइट है और ये उसको लेकर रहेंगे ठीक है मतलब कि सेल्फ रूल जो इनकी आजादी जो है ये इनका जो जन्म सिद्ध अधिकार है उसको लेके चलेंगे ठीक है तो हम ना जो स्वराज है सेल्फ रूल और रूल ओवर द सेल्फ जो है ये महात्मा गांधी ने भी हाईलाइट किया अपनी बुक जो है हिंद स्वराज इनकी किताब है तो उसमें इन्होंने स्वराज के बारे में बताया स्वराज जो है स्वराज का मतलब क्या होगा जब हम लर्न कर सके अपने ऊपर किस तरीके से रूल करना है ना स्वराज जो है सिर्फ फ्रीडम फ्रीडम की बात नहीं करते हैं ठीक है स्वराज में जो है लिबरेशन एंड रिडीमिंग वंस सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कैपेसिटीज फॉर सेल्फ रियलाइजेशन
तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्वराज में ना सिर्फ फ्रीडम, आज़ादी बस नहीं होती है, इसमें ना जो इसकी भी आज़ादी होती है, जो इंस्टीट्यूशन जो है हमारे साथ गलत कर रहे होते हैं, जैसे ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा डिह्यूमनाइज़ करते थे ना मनुष्यता, कुछ भी नहीं रहता था, वो लोग तो बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट करते थे जो इंडिया के लोगों को, है ना? तो वो नहीं होना चाहिए। एक सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में लोग रहें, उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वो कैपेसिटी हो भई खुद से अपनी जो पोटेंशियल जो अपने डेवलप कर सके, है ना? तो ये चीज़ें भी सेल्फ जो स्वराज में इंक्लूडेड होती है, ओके? तो रियल सेल्फ को समझना, ओके? अपने आप को समझना, अंडरस्टैंड करना और जो रिलेशन आपका जो कम्युनिटी से एंड सोसाइटी से है, ये भी इम्पोर्टेंट होता है स्वराज में। तो गांधी जी का स्वराज का आइडिया समझ रहे हो आप? गांधी जी बिलीव करते थे कि जो डेवलपमेंट होता है ना, तो उसके साथ-साथ जो है लिबरेट होते हैं हम किससे? बोथ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव पोटेंशियल जो होती है, तो बेसिक मतलब यही था कि जो न्याय लेकर के चलोगे, जस्टिस लेकर के चलोगे, ठीक है? और फिर जो डेवलपमेंट होगा ना जस्टिस के साथ में, तो उससे जो है इंडिविजुअल और कलेक्टिवली सब लोग ग्रो करेंगे और उनकी जो है अपनी लाइफ को अच्छे से सही दिशा में लेकर के चलेंगे, है ना? तो 20th सेंचुरी में गांधी जी की जो है ऐसी सोच थी जो स्वराज के बारे में, है ना? तो रिलेवेंट है वो आज के टाइम पर भी। जो हिंद स्वराज में उन्होंने लिखी थी 1909 में। तो इन्होंने ना स्वराज गांधी जी ना हर एक चीज़ का मतलब खुद से भी दे देते थे। मतलब कि जो हर एक थिंकर मतलब ऐसे ही करते हैं, वो अलग मीनिंग देते हैं, है ना? तो ये जो है स्वराज को सिर्फ सेल्फ रूल अपने देश के लिए ठीक है सेल्फ रूल, पर इसके साथ-साथ जो है इन्होंने ज़िंदगी से भी रिलेट कर दिया कि खुद को भी डिग्निटी वाली लाइफ देना है ना, डिसिप्लिन के साथ में अपनी लाइफ को जो है लेकर के चलना। तो ये सारी चीज़ें भी इन्होंने स्वराज से रिलेट कर दी थी। ओके, यहाँ तक हो गया था। तो हमने फ्रीडम को क्या डिफाइन किया? एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स, है ना? एब्सेंस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट दिया तो फ्री होने का मतलब क्या हुआ कि कम होने चाहिए और मिनिमाइज होने चाहिए, ठीक है? जो सोशल कॉन्स्ट्रेंट है, जो आपके ऊपर जो प्रतिबंध है ना, वो कम होने चाहिए, जो कि लिमिट करते हैं हमारी एबिलिटी को, जो हम चॉइस फ्रीली कर सकें, है ना? मतलब आप जो चाहें कर सको, आपकी चॉइस है, तो उस पे लिमिट कौन लगाते हैं? सोशल कॉन्स्ट्रेंट लगाते हो, वो सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स कम होने चाहिए, तो हम कहलाएँगे फ्री। है ना? पर जो है ये सिर्फ़ एक एस्पेक्ट से नहीं है फ्रीडम का। मतलब कि ये सिर्फ़ एक एस्पेक्ट है, आगे भी है दूसरा एस्पेक्ट। फ्रीडम जो है इसमें ना पॉज़िटिव डायमेंशन भी होता है। तो आपसे क्वेश्चन में भी पूछा है कि पॉज़िटिव डायमेंशन और नेगेटिव डायमेंशन के बारे में। तो फ्रीडम का एक पॉज़िटिव डायमेंशन भी होता है कि टू बी फ्री सोसाइटी जो है ना, अगर सोसाइटी को फ्री होना है तो उनको अपना एरिया जो बढ़ाना पड़ेगा। इंडिविजुअल हो गए, ग्रुप हो गए, कम्युनिटीज़ हो गई, नेशन हो गए, तो वो ना तो जो चाहे वो कर सके, है ना? अपने जो उन अपनी डेस्टिनी खुद लिख सके और जो वो करना चाहे वो कर सके, है ना? बेसिक चीज़ यही है सोसाइटी में फ्री होने का मतलब कि यही है, ठीक है? फ्रीडम इसके मतलब क्या हुआ कि फ्रीडम में अलाउ होता है कि सब अपना डेवलपमेंट कर सकें, इंडिविजुअल जो क्रिएटिविटी है, आप जो भी करना चाहें वो कर सकें एंड सेंसिबिलिटीज़ एंड कैपेबिलिटीज़, ठीक है? जो भी स्पोर्ट में अगर आप करना चाहें, है ना? तो वो कर सकें, साइंस में जाना चाहें, आर्ट में, म्यूज़िक में, एक्सप्लोरेशन में, अगर आप जो है तो मतलब कि अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली आप जो करना चाहें वो कर सकें। तो ये इंडिविजुअल क्रिएटिविटी तो वही फ्रीडम का मतलब होता है ना? तो अगर फ्री सोसाइटी क्या करती है? फ्री सोसाइटी में ना हर इंसान जो होता है अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली मिनिमम कंस्ट्रेंट के साथ में एक्ट करते हैं। ओके? और अपने इंटरेस्ट जो भी वो करना चाहे वो कर सकते हैं। फ्रीडम जो है इसको कंसीडर किया जाता है वैल्यूएबल, बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये अलाउ करते हैं कि भाई हम जो चाहे अपनी चॉइसेस बना सकें, है ना? फ्रीडम ऑफ चॉइस देते हैं, ठीक है? हम जो करना चाहे वो कर सकें, जो बोलते हैं वो कर सकें, है ना? तो ये परमिट करते हैं हमको कि हम एक्सरसाइज कर सकें इंडिविजुअल पावर ऑफ रीज़न एंड जजमेंट। मतलब अपने रीज़न को यूज़ करके, अपने दिमाग को यूज़ करके अपना आपने जो फैसला लिया है उस हिसाब से आप काम कर सको। आपकी जो चॉइस है वो कर सको, तो फ्रीडम का मतलब यही है ना? ओके, अब यहाँ पर क्या दिया? गर्ल्स एंड बॉयज शुड डिसाइड टू बी फ्री टू सॉरी गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी फ्री टू डिसाइड whom दे विश टू मैरी, ठीक है? पेरेंट्स जो है इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते, ठीक है? पर हमारी इंडियन सोसाइटी में इतना नहीं होता है, ठीक है? आजकल होने लगा है, पर पहले के टाइम पर तो नहीं होता था ये सब, है ना? सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था
2018 का हादिया मैरिज केस है, तो उसमें बोला था राइट टू चूज़, जो लाइफ पार्टनर आप चूज़ कर सकते हो अपने पार्टनर को, जो भी आप करना चाहो। पर इसमें राइट टू मैरी नहीं था, राइट टू मैरी डिफरेंट चीज़ होती है, ठीक है? पर जो है पार्टनर चूज़ कर सकते हो ये अलाउड है, ओके? तो फंडामेंटल राइट तो है, पर सोसाइटी के अकॉर्डिंगली भी रह के चलना पड़ता है, ओके? और फिर पेरेंट्स वाली बात तो अलग हो जाती है, वो अपने घर का मैटर हो जाता है ना? तो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स अब देखो कौन-कौन से जो सोर्स है, कौन आपके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाता है ना? तो वो देखेंगे हम। रिस्ट्रिक्शन जो लगाए जाते हैं इंडिविजुअल की फ्रीडम में, वो जो है कहाँ से आते हैं भाई? डोमिनेशन से एंड एक्सटर्नल कंट्रोल से। मतलब आपको कोई बाहर से कंट्रोल कर रहा है ना? बाहर से आपके ऊपर जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन कौन लगाता है? ये फोर्सफुली भी लगाए जा सकते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, कानून के थ्रू भी लगाए जा सकते हैं, है ना? तो इससे क्या होता है, ये जो लगाए जाते हैं ना रिस्ट्रिक्शन, इससे पावर होती है रूलर्स के पास में, जो आपके ऊपर रूल कर रहे हैं जनता के ऊपर, ठीक है? कि जो है उनको जो क्या कर सकते हैं, वो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। और कानून हो गया तो भई उनके पास में तो बैकिंग भी हो गई फोर्स की, है ना? कि कानून में लिखा है ऐसा ही करना पड़ेगा। ओके, तो ये जो है ना, ये जो कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉलोनियल रूलर्स जो थे ना पहले के, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये सब कंट्रोल किया करते थे ना, तो अपने जो सब्जेक्ट थे इनके ऊपर, जो कॉलोनियल रूलर्स के जो सब्जेक्ट थे ना, मतलब कि जो जनता थी, जो प्रजा थी, उनके ऊपर ये लोग लगाया करते थे, है ना? जैसे कि सिस्टम ऑफ अपार्थाइड था साउथ अफ्रीका में, है ना? तो साउथ अफ्रीका में इनके ऊपर जो है कंट्रोल किया जाता था, इनके ऊपर क्या किया जाता था, कई सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते थे। ब्लैक्स के ऊपर व्हाइट लगाते थे, है ना? ऐसे ही ब्रिटिशर्स लगाया करते थे हम लोगों के ऊपर, पुलिस को यूज़ करते थे, है ना? हमारे देश में लोगों को कंट्रोल करने के लिए। तो कुछ गवर्नमेंट को तो रोका ही नहीं जा सकता है ना, जिनके पास में जैसे कि साउथ अफ्रीका में हो गया या फिर ब्रिटिशर्स थे, तो उनको रोका थोड़ी जा सकता था, जनता थोड़ी ना उनके खिलाफ बोलती। उनके खिलाफ बोलो तो फिर वो और ज़्यादा फिर पीटते-मारते हैं ना, जेल में भेज देते थे, ठीक है? काला पानी की सज़ा होती थी ना हमारे देश में लोगों को। तो कुछ जैसे कि अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक बने ना, जैसे कि हमारे देश में आज के टाइम पर डेमोक्रेसी है, अगर कहीं भी अत्याचार होता है, भई हम पहुँच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट उनको देख लेता है ना? तो मेंबर्स जो है स्टेट के रिटेन करते हैं कुछ कंट्रोल रूलर्स के ऊपर, है ना? तो जो हमारे ऊपर जो रूल कर रहे हैं उनके ऊपर भी कंट्रोल रखते हैं, स्टेट के मेंबर्स होते हैं, है ना? जैसे जुडिशरी जो है वो मनमानी नहीं करने देती गवर्नमेंट को, कॉन्स्टिट्यूशन बाइंड करके रखता है गवर्नमेंट को कि आपको लिमिटेड वे में काम करना है ना? मतलब कि अपनी पावर्स जो है उसके खिलाफ, मतलब पावर्स का मिसयूज़ नहीं करना है। इसलिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है ना, उसको इम्पोर्टेंट समझा जाता है जब फ्रीडम की बात करते हैं, जनता की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की। चाइना में ना आप उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते। आपने कुछ भी बोला वो उठा के आपको बंद कर देंगे कहीं पे, पता ही नहीं चलेगा कौन इंसान था फिर, है ना? सऊदी अरेबिया में भी कुछ नहीं बोल सकते, ठीक है? सेम चीज़ जो है म्यांमार में है, नॉर्थ कोरिया में तो भई कुछ भी नहीं बोल सकते। वहाँ का रूलर जो है ना, क्या नाम है उसका? किम जोंग उन, तो वो तो भाई बहुत ही खतरनाक आदमी है, वो तो किसी को भी कहीं भी पहुँचा दे, है ना? तो ऐसी जगह पे अथॉरिटेरियन रूल होता है। इनको टोटलिटेरियन रूलर्स कहा जाता है। नॉर्थ कोरिया के जो होते हैं ना, अथॉरिटेरियन अलग चीज़ होती है और टोटलिटेरियन रूल अलग चीज़ होता है। अथॉरिटेरियन में ना आपके ऊपर सिर्फ़ आपकी सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पे कंट्रोल किया जाता है। मतलब आपकी जो है, आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ मत बोलो, आपकी पर्सनल मैटर्स में कुछ नहीं बोला जाता। मतलब आपको कौन सी किसकी शादी करनी है, किस तरीके से रहना है, इस चीज़ों पे आपको कंट्रोल नहीं किया जाता है। कितने बच्चे पैदा करने हैं, है ना? तो इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया जाता है अथॉरिटेरियन रूल में। पर टोटलिटेरियन रूल में क्या होता है, जैसे नॉर्थ कोरिया में है, वो जो इंसान है वो बताएगा किसको कैसा हेयर कट रखना है, ठीक है? किसको हँसना है, किसको रोना है ना? किसको किस तरीके से रहना है, कोई क्या पहनेगा, तो हर चीज़ कंट्रोल करता है यहाँ का जो नॉर्थ कोरिया का रूलर है। ठीक है? तो ये चीज़ होती है। क्या बताएँ, अथॉरिटेरियन, ठीक है, आप समझ गए। तो जो कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं ना फ्रीडम में लगाए जाते हैं, तो ये सोशल इनइक्वालिटी से भी आते हैं, है ना? जैसे कि कास्ट सिस्टम हो गया और एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से भी आते हैं सोसाइटी की। तो एक सोर्सेज़ देख रहे हैं हम कि कौन-कौन से आपके ऊपर जो है बाधाएँ लग जाती हैं। पहली तो गवर्नमेंट लगा सकती है ना? तो हमने गवर्नमेंट के बारे में देखा कि गवर्नमेंट जो है कानून के थ्रू लगा सकती है, लॉ देखा हमने, है ना? तो अब क्या देख रहे हैं हम, सोसाइटी के थ्रू भी आ जाता है भाई। सोसाइटी में पहले ना सोशल इनइक्वालिटी बहुत एग्जिस्ट करती थी इंडियन सोसाइटी में। कास्ट सिस्टम तो बहुत ही खतरनाक था, है ना? पैट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन के ऊपर लगाई जाती है ना? तो कास्ट सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा भेदभाव करता था, जिसकी वजह से एक्सट्रीम इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी होती थी। मतलब
जो है कास्ट सिस्टम, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, जो अमीरी-गरीबी के बीच में जो भेदभाव होता है ना, मतलब सॉरी, जो रिच और पुअर के बीच में जो गैप होता है, खाई होती है, तो उसकी वजह से भी रिच जो है सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं, है ना? जो गरीब इंसान है वो 2 वक़्त का खाना भी नहीं मिल रहा उसको, है ना? तो सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने बोला था कि फ्रीडम के ऊपर क्या बोला था? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये लाइन भी, ठीक है? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि अटेंशन देना होगा कि हमें ज़रूरत है हमारे देश को क्या रिमूव करने की, इन कॉन्स्ट्रेंट्स को। ये जो सोशल इनइक्वालिटीज़ की वज़ह से जो आ रहे हैं ना, कास्ट सिस्टम वग़ैरह, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वज़ह से जो कंस्ट्रेंट्स लग रही हैं, जो बाधाएँ लग रही हैं लोगों के ऊपर, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ओके? अब यहाँ पर देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं उनका फ्रीडम के ऊपर व्यू देखते हैं, है ना? तो अगर हमें रेवोल्यूशन ऑफ आइडिया लाना है, तो विचारों में क्रांति लानी है अगर, है ना? तो उसके लिए क्या, फर्स्ट ना अपने पास एक ऐसा आइडियल होना चाहिए जिससे हमारे ज़िंदगी में कुछ जो खुशी जुड़ जाए, कुछ उमंग आ जाए, है ना? तो इस तरीके का कोई आइडियल होना चाहिए, वो आइडियल है फ्रीडम। बट जो फ्रीडम वर्ड है ना, इसके कई सारे जो कॉनोटेशंस हैं, मतलब कि बहुत सारे मीनिंग है। हमारे देश में ना जो ये कंसेप्शन है ना फ्रीडम, जो मानते हैं फ्रीडम, तो इसमें ना सॉरी, एवोल्यूशन है। मतलब कि ये जो है धीरे-धीरे डेवलप हुआ है। व्हाय फ्रीडम? फ्रीडम में इनका मतलब क्या है कि ऑल राउंड फ्रीडम। सुभाष चंद्र बोस जी का मानना है कि फ्रीडम पूरी तरीके से एक मतलब कि ऑल राउंड होनी चाहिए। फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एज़ वेल एज़ द सोसाइटी। फ्रीडम सोसाइटी के लिए भी होनी चाहिए, इंडिविजुअल के लिए भी होनी चाहिए। फ्रीडम रिच के लिए भी होनी चाहिए और पुअर के लिए भी होनी चाहिए। फ्रीडम मेन के लिए भी हो, वुमेन के लिए भी हो, है ना? तो फ्रीडम जो है इंडिविजुअल के लिए भी हो और सारी क्लासेस के लिए हो, ओके? तो ये जो फ्रीडम है ना, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो पॉलिटिकल जो बॉन्डेज है, जो गुलामी है, जो पॉलिटिकल जो गुलामी है ना, जैसे कि ब्रिटिशर्स ने अपने आप को जो अपना रूलर्स बना के रखा था ना इंडिया का, और जो इन्होंने गुलाम बना के रखा था देश को, वो भी खत्म होना चाहिए। उसके साथ-साथ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ भी होना चाहिए। पता है, अगर जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वेल्थ मतलब कि जो कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, तो सभी को बराबर से रिसोर्सेज़ का बाँट देना, ठीक है? फिर बोला जाता है कि अगर आप ऐसा कर दोगे ना, सभी लोग गरीब बन जाएँगे क्योंकि सबके पास में इक्वल पैसे आ जाएँगे, पर ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए, और जो खत्म होना चाहिए कास्ट बैरियर। कास्ट के नाम पर बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है हमारे जो समाज में है ना, सोसाइटी में, और सोशल इनइक्विटीज़ हैं, ठीक है? और जो कम्युनलिज़्म, रिलीजन के नाम पर जो भेदभाव होता है, सोसाइटी में जो भेदभाव है ना? और जो रिलीजन के नाम पर लोग बहुत ज़्यादा कट्टर हो जाते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं होना चाहिए। भई टॉलरेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारे देश में टॉलरेंस है तभी तो इतनी सारी डाइवर्स पॉपुलेशन रह रही है ना? तो टॉलरेंस जो है होना चाहिए। मतलब लोग जो हैं एक-दूसरे के प्रति जो है क्या बोल सकते हैं उसको, कि बर्दाश्त करें मतलब कि अ, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ऑफेंड हो जाएँ किसी और के आइडिया को देख कर के। ठीक है, आप सुनो, कोई और कुछ विचार रख रहा है तो आप उसके विचार सुन सकते हो, है ना? इस तरीके से बोला जाता है टॉलरेंस का। ओके, तो ये आइडियल है जो कि सिर्फ़ यूटोपियन नहीं होना चाहिए। लगता तो यूटोपियन है, मतलब कि सिर्फ़ ख्वाबों में है ना, रियल में नहीं। ओके, और आपको सिर्फ़ ये जो है मतलब कि सपनों में हो ऐसा, ठीक है? तो ऐसा नहीं है, मतलब यूटोपियन लग सकता है ये आइडियल, पर ऐसा नहीं है। बट इस आइडियल के थ्रू ही जो है, जो भूख है ना, जो आत्माओं की, उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था, ठीक है? जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना लाहौर में उस टाइम पर। लाहौर पाकिस्तान है, पाकिस्तान बाद में बँट गया, है ना? मतलब कि अ, अलग हो गया, पार्टीशन हो गया, पर उस टाइम पर बोला था उन्होंने। ठीक है? तो हमारे जो लीडर्स थे ना, उनको कई सारी भाषाएँ भी आती थी, आपको पता है? अलग-अलग लैंग्वेज सीखते थे वो, ताकि अपने देश के लोगों के साथ वो कम्युनिकेट कर सकें। इतना समझ गए? अब आगे का चैप्टर ना सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे। आपको लेक्चर कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो। थैंक यू। फिर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, देखना प्लेलिस्ट में सारा सेव कर दिया है हमने। ओके, मिलते हैं फिर। बाय।